जब कल आप प्रोपोजिशन पढ़ रहे थे, फैक्ट्स पढ़ रहे थे, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ रहे थे, किन बेसिस पर यू वर आर्ग्यूइंग? आपने किस बेसिस पे अपने इश्यूज फ्रेम किए? किस बेसिस पे आपने आर्ग्यू किया था? जो अपने आर्ग्यूमेंट्स ड्राफ्ट किए थे, किस बेसिस पे किए थे? कल किए थे ना हमने, परसों इश्यूज फ्रेम, कल आर्ग्यूमेंट्स हमने रीड किए थे, ब्रीफ, आर्ग्यूमेंट्स एडवांस. ऑन व्हाट बेसिस डिड यू डिसाइड कि आपको ये इश्यूज बनाने हैं, ये ऐसे आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करने हैं? किस बेसिस पर? कुछ सोचा था, कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो बेसिस होंगे. आपने किन ग्राउंड्स पे वो क्रिएट किया? बताओ किन ग्राउंड्स पे? ओके, लॉ पे होते हैं. ठीक है, तो आपने ये कैसे, आपको कैसे पता चला कि स्टैट्यूट्स को रेफर करना है या एक पर्टिकुलर लॉ को रेफर करना है? हाउ डिड यू नो दैट? मतलब वो किस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि आई विल हैव टू कंसल्ट दिस लॉ और स्टैट्यूट और जजमेंट और प्रेसिडेंट? एट व्हाट पॉइंट डिड यू डिसाइड दैट? कब ये थॉट स्ट्राइक किया आपको? जो आपको लगा कि आपको जो इशू है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. जोर से थोड़ा. जब आपको ये लगे कि जो आपका इशू है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि कोर्ट को कन्विंस कर सके. ओके, ठीक है. अगर वो जो हमारे इश्यूज हैं वो रेलेवेंट लगे किसी और प्रेसिडेंट से. ठीक है, गुड. अगर इश्यूज स्ट्रॉन्ग हैं तब क्या? अभी तो आपने जैसे बोला इशू स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर इश्यूज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं अपने आप में, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कैसे करो? हाँ सही कह रहे हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे. कैसे करोगे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? अथॉरिटीज से. सो इश्यूज चाहे स्ट्रॉन्ग है, चाहे स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक हैं, सही हैं, गलत हैं, आपको ये डिसाइड करना होगा. और ये डिसाइड कैसे करोगे? रिसर्च से. रिसर्च से मतलब जब आप वो प्रॉब्लम पढ़ोगे या कोई केस फाइल पढ़ोगे, किसी केस के फैक्ट्स पढ़ोगे, आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फैक्ट्स मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में, किस लॉ में, कौन से सब्जेक्ट में, इन स्टूडेंट्स लैंग्वेज, स्टूडेंट की लैंग्वेज में कौन से सब्जेक्ट में ये फैक्ट्स आप ये फैक्ट्स डील कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने हम एक जो मेमोरियल रीड कर रहे थे, आज इन्होंने पूछा मैम हमने मरीन लॉज या मरीन इंश्योरेंस एक्ट है ना, वो मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963, तो आपने कहा मैम हमने वो नहीं स्टडी किया है. ये कैसे पता चला नहीं स्टडी किया? आपको पता कैसे चला कि आपको ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा? आपको क्यों पता चला, क्यों लगा कि आपको मरीन इंश्योरेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा? ओके, और राइट, क्योंकि जो फैक्ट्स हमने पढ़े थे वो पायरेट, उसमें आपने देखा वो पायरेट्स के द्वारा आपकी शिप पे अटैक हुआ था और वो उनके कब्जे में थी. अब वो समुद्र में है, अब आप वहाँ कैसे सोचोगे अरे कौन सा लॉ लगेगा? समुद्र के लिए कौन सा लॉ है? टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए आपको पता है. करनाल में कोई इशू है, आपको पता है कौन से कोर्ट में आपको जाना है, राइट? कुरुक्षेत्र का है, आपको पता है कौन से कोर्ट में जाना है. समुद्र में हो गया तो कौन से कोर्ट में जाओगे? उसके लिए किस प्रोसीजर से आप जाओगे? कौन से टेरिटरी में है, कौन टेरिटरी ऑफ इंडिया पढ़ना सीपीसी में, ज्यूरिसडिक्शन में, सॉरी सीआरपीसी में, तब आपको समझ आएगा कि किस लिमिट तक सी में भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है. ऑलराइट, बहुत इनिशियल सेक्शन है. आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड दैट. ज्यूरिसडिक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, सीआरपीसी से भी, सीपीसी से भी. ऑलराइट, सो आपको पता चला ये मरीन लॉ से रिलेटेड है, बट मैम हमने तो पढ़ा नहीं है, अब क्या करें? छोड़ दोगे फिर वहीं के वहीं प्रॉब्लम को? नहीं, क्या करोगे फिर? पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? मरीन लॉ पढ़ेंगे, राइट.
कहाँ से पढ़ोगे? एक्ट से, बेयर एक्ट से, वेरी गुड। और सिर्फ एक्ट से पढ़ के समझ आ जाएगा? वैसे आ जाना चाहिए अगर ध्यान से पढ़ोगे, बट अगर नहीं समझ आया फिर कहाँ से उसको स्टडी करोगे? बुक्स, ऑनलाइन, यस, उससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो पढ़ेंगे। और लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं। वो बड़ी बड़ी बुक्स देखी हैं, डाइजेस्ट्स, कमेंट्रीज आपकी लाइब्रेरी में होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन की डीडी बसु, हाँ जी, बिल्कुल, किसी बड़े एक्सपीरियंस से, आपके टीचर्स से, कोई एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट से, और एनीबडी फॉर दैट मैटर जिसको नॉलेज हो लॉ की। ठीक है, तो ये सब जो अभी आपने बताया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिसर्च। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स, मेमोरेंडम या प्लेंट फाइल करने से पहले, ड्राफ्टिंग करने से पहले, प्लीज बी क्वाइट। सो आप ये सब करने से पहले आप रिसर्च करेंगे, अपना इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सीधा तो लिखने नहीं बैठ जाओगे, ड्राफ्ट बनाने नहीं बैठोगे। सबसे पहले फैक्ट्स पढ़ोगे, फैक्ट्स समझोगे, उसे अपने लैंग्वेज में, जैसे उस दिन हमने किया था, हर एक का अलग ओपिनियन था। जब फैक्ट्स पढ़े, हर किसी ने अलग से इंटरप्रेट किया था उन फैक्ट्स को, किसी का भी सेम नहीं था। यू विल नोट इट डाउन, बार बार पढ़ोगे उसको। आपके पास मूड प्रॉब्लम आती है, आप पढ़ोगे उसे बार 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 बार, जो इम्पॉर्टेंट लगेगा वो लिखोगे। फिर उससे रिलेटेड सबसे पहले आपको देखना होगा ये कौन सी लॉ से रिलेटेड है, या कौन से पार्ट ऑफ लीगल नॉलेज से रिलेटेड है ये। इट कैन बी एनी, कोडिफाइड लॉ से रिलेटेड हो सकता है, अनकोडिफाइड से, स्पेसिफिक लॉज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप वो आइडेंटिफाई करके देन यू विल, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि इस एक्ट में है ये। आफ्टर दैट आप उसका बेयर एक्ट रेफर करेंगे। सबसे पहले आप ही ने बताया कि आप बेयर एक्ट से देखेंगे, मैंने तो नहीं बताया, आपने बोला। सो दिस इज लॉजिकल। आप सबसे पहले उस लॉ का बेयर एक्ट खोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्यूरिसडिक्शन का क्वेश्चन है, जो कि हर आर्ग्यूमेंट में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिलेगा, वो देखने के लिए आप क्या रेफर करेंगे? कौन सा बेयर एक्ट या कौन सा स्टैट्यूट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स सीपीसी, सीआरपीसी। पता चलेगा कहां पर ज्यूरिसडिक्शन है, कहां पर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन आएगी। ऑलराइट, उसके बाद जब आपने बेयर एक्ट से देख लिया, अब आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए। इतने में आप ब्रीफ अपने इश्यूज फ्रेम कर सकते हो। वेदर जो हमने 3 इश्यूज फॉर्म किए थे, इतना आपको क्लैरिटी हो जाएगा। बट फ्रेम नहीं करने स्टार्ट कर देने, एक रफ ड्राफ्ट बनाओगे आप। अ रफ ड्राफ्ट इज अ मस्ट। स्टार्ट हमेशा एक रफ ड्राफ्ट से करना, सीधा मत उसको टाइप करने लग जाना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसको ठीक ही करते रह जाओगे अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो। उसके बाद जब आपका वो हो गया, आपको और नॉलेज चाहिए, उसी लॉ से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, कमेंट्रीज पढ़ो। सीधा उस पे मत जाओ, गूगल सर्च पे, ऑनलाइन मत जाओ, वो लास्ट ऑप्शन रखो अपना। अब आजकल बहुत एडवांस हो गया है, हम लोग बहुत, टेक्नोलॉजी हमारे फेवर में है, हम बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। बट एक्चुअली जो ट्रेडिशनल वे ऑफ रिसर्चिंग है, दैट इज़ मोर हेल्पफुल। वाई, आई विल टेल यू। आप ऑनलाइन जाएंगे, आपको एक टॉपिक डालेंगे, से फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिगार्डिंग, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको उसमें हज़ारों, 20,000 आपको केस लॉज मिल जाएंगे, उनको ही सर्च करते रह जाओगे। बेटर है एक पर्टिकुलर बुक्स, लाइब्रेरी में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट की बुक उठाई, सेक्शन पता चल गया तो उस सेक्शन से रिलेटेड खोलो बस। दैट इज़ ईजियर। आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग,
मोस्टली हम लोग यही करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, दैट इज़ ईजी, बट स्टार्ट आप सीखने के लिए हमेशा बुक से स्टार्ट कीजिए, आई वुड रिकमेंड। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दैट्स ओनली अ सजेशन, ठीक है? क्लियर हुआ? कुछ और क्या कर सकते हो? केसेस पढ़ोगे, जजमेंट्स, और कुछ अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या और ऐड कर सकते हो? बताओ। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बट दे आर नॉट बाइंडिंग, माइंड यू, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए कर सकते हो। द हिंदू फॉर एग्जाम्पल, एडिटर्स ओपिनियन आता है उसमें, है ना? देखना, बहुत बार बहुत अच्छे ओपिनियंस होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं रिगार्डिंग लॉ, बट वो ओपिनियन है, आप उससे कुछ डिग आउट कर सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट बाइंडिंग। यू कैन नॉट से टू द कोर्ट कि ये तो ऐसे ऐसे ऑथर ने ये लिखा था, एडिटर ने, सो दिस इज आई वुड लाइक यू टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओपिनियन। नो, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग। बाइंडिंग सिर्फ जो केसेस, प्री डिसाइडेड केसेस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, अथॉरिटीज़, आपकी बुक्स में कुछ है, वो भी लेटेस्ट एडिशन बुक्स में, सिर्फ वही बाइंडिंग होंगे, नथिंग एल्स। वो सिर्फ आप अपने रेफरेंस के लिए कर सकते हैं। क्लियर? समबडी प्लीज रीड दिस फॉर मी, व्हाट इज दिस? खड़े होके पढ़ दो प्लीज कोई। A well-researched case file and a well-read counsel can never fail. A well-researched case file and a well-read counsel can never fail. क्या समझे? बताओ ना, सही बता रहे हो? A well-researched case file and a well-read counsel can never fail. क्या समझे? समझे तो होगे कुछ? हाँ जी। केस जो हम अच्छी रिसर्च करते हैं केस फाइल पे, और एक अच्छा काउंसिल जो हम पढ़ता है वो कभी फेल नहीं होता। गुड। कहाँ पर फेल नहीं होगा वो कभी भी? केस में, कोर्ट में, केस में कभी फेल नहीं होगा। जितनी इन डेप्थ रिसर्च, जितना डिटेल में आपने अपना केस पढ़ा होगा, थैंक यू, पढ़ा होगा, उतने अच्छे आप प्रैक्टिशनर बनेंगे, उतने अच्छे आप एडवोकेट बनेंगे। एंड जजेस ऑल्सो, यू नेवर नो, आप में से बैठे हो कोई फ्यूचर जजेस हो, आपको भी ना पता हो शायद। अभी सोचा है किसी ने कभी टू बिकम अ जज? ओके, गुड। और किसने? आपने कभी जज बनने के लिए सोचा है? हैव यू थॉट अबाउट इट? ओके, गुड। उसके लिए भी बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। So, legal research, what is it? What is legal research? हाँ जी। Research on legal sides. अगेन, क्यों करते हैं वो रिसर्च? आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो लीगल रिसर्च, it's a method, it's a methodology to make your presentation, your persuasion skills more strong. आप अपनी बात को कितना कॉन्फिडेंटली प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए जो आप सर्च करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, दैट इज लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च सिर्फ किसके लिए? अपनी नॉलेज के लिए तो करोगे ही, मेन तो अपना केस लड़ने के लिए करोगे ना। केस क्यों लड़ोगे? कैसे लड़ोगे? किसी को कन्विंस करोगे ना, जज साहब को कन्विंस करना है आपको, उसके लिए। और जज साहब की नॉलेज कितनी होती है पता है ना?
ऐसे ही तो कोई जज नहीं बन जाते, बहुत नॉलेज चाहिए होती है। तो उनकी नॉलेज या इस लेवल पर अगर है तो आपको इस लेवल तक तो रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाएंगे, तभी आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे आपके फेवर में डिसीजन देने के लिए, अदरवाइज नहीं। सो लीगल रिसर्च, इट इज persuasion through legal and logical reasoning। हर बात के लिए आपके पास एक रीजन होना चाहिए। आपसे कोई पूछता है कि आप कल क्लास में क्यों नहीं आए, आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं आया। अब आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ तो आंसर दीजिए, चाहे गलत आंसर दीजिए लेकिन कॉन्फिडेंटली दो आंसर। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्किल। आपकी नॉलेज चेक करने के लिए आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछती मैं, आपका कॉन्फिडेंस रेज करने के लिए पूछती हूँ, इसलिए डरा मत करो। और अगर नॉलेज होगी तो कभी डरोगे नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप इतने नॉलेजेबल होगे आप कभी डरोगे नहीं। अगर नहीं यकीन होता तो एक एक स्टूडेंट भी, आप एक सब्जेक्ट अपना जो आपके कोर्स में अभी है, एक प्रैक्टिकल आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं, विच विल हेल्प यू अ लॉट। मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी, मैं आप लोग को सिखा रही हूँ। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट प्रिपेयर, अपनी मास्टरी कर लो। आई एम नॉट सेइंग बहुत PhD स्कॉलर के लेवल तक की, नो। आपका जो सब्जेक्ट कोर्स है, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी मास्टरी हो। आपसे कोई भी डिस्कशन हो आपके सामने, आप बहुत कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करोगे। और जब आपसे उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। आप ऐसे घबराओगे नहीं बोलने से, हेजिटेट नहीं करोगे, अगर आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रांग होगी तो। यस, सो अपने हर आर्ग्यूमेंट के लिए लीगली रिसर्च करो, उसको रीजन करो लीगल वे में। क्यों? जैसे कल हमने जुरिस्डिक्शन कैसे वो किया जस्टिफाई, जो कल हम मेमोरियल में आर्ग्यूमेंट डिटेल में पढ़ रहे थे, उसमें कैसे जस्टिफाई किया था, क्या रीजनिंग दी थी हमने कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन दिस मैटर। क्या रीजन दिया था? स्कोप्स। कहाँ पर स्कोप्स दिए हुए हैं? अब वो कैसे पता चला आर्टिकल 136 में है? रिसर्च किया, रिसर्च करके पता चला सुप्रीम कोर्ट हैज द अथॉरिटी टू एंटरटेन दैट SLP अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग हो गया आर्ग्यूमेंट, रिसर्च सही हुई, आर्ग्यूमेंट कर लिया। नहीं पता होता कि सुप्रीम कोर्ट, अगर नहीं पता होता आप लोग को कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 136 में टू एंटरटेन एन SLP, तो क्या आर्ग्यू करते? क्या? SLP ही नहीं पढ़ती। हाँ, वेरी गुड, SLP ही नहीं पढ़ती, फिर तो SLP ही नहीं फाइल करते आप, फिर तो कर भी दिया, चलो मान लो। अब इसीलिए एडवोकेट और एक लेमैन में क्या फर्क है? क्या आपके क्लाइंट को पता होता कि मेरे पास SLP फाइल करने का भी राइट है अगर हाई कोर्ट में मेरा केस डिसमिस हो गया है? आपके क्लाइंट को तो नहीं पता होता, आप ही बताते अपने क्लाइंट को। और अगर आपको ही नहीं पता होता तो बेइज्जती करवा लेते। जब कोई और वकील साहब उनको बोलते रहे तेरा वकील तो बिल्कुल बेवकूफ़ है, SLP नहीं फाइल करवा रहा, फिर क्या होता? फिर कोई आता क्लाइंट आपके पास? पढ़ाई वेस्ट, फिर ना पैसे कमाने जैसे होते फिर। इसलिए हर चीज के लिए इज्जत, पैसा, मान प्रतिष्ठा, लीगल रिसर्च इन दिस प्रोफेशन इज अ मैंडेटरी। एक शब्द भी, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, कोई कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे कोई अभी ये तुम इनमें फैक्ट्स पढ़ रहे हो, कोई एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा, उसी वक्त या तो पूछ लो या खुद घर जाकर उसे सर्च करो, गूगल, ऑनलाइन डिक्शनरी, व्हाटएवर वे, और उसको वहीं के वहीं क्लियर करो। मेक इट अ हैबिट।
अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्लियर हैबिट होनी चाहिए आपकी कि मेरा ये डाउट है, मुझे अभी क्लियर करना है, ठीक है? तभी धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी आपके थॉट्स में। सो ओके, कब करोगे लीगल रिसर्च? अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग से क्या मतलब है? लीगल रिसर्च में लॉजिकल रीजनिंग कैसे करोगे? और एग्जाम्पल दे सकता है कोई कि लॉजिकली भी वो करेक्ट होना चाहिए? लीगली तो होना चाहिए, लॉजिकली भी। सोचो, फिर मैं बताऊंगी, एक एग्जाम्पल दूंगी। चलाओ दिमाग, चलाओ। हाँ जी, ठीक है, तो उसको आप लॉजिकली कैसे जस्टिफाई करोगे? आई एम आस्किंग दैट। लॉजिकल रीजनिंग क्या दोगे कि वो स्टोरी सही है? उसको सही प्रूफ करने के लिए आप किसी को स्टोरी बता रहे हो, नहीं, एक बार केस लॉ एक बार छोड़ो, एक जनरल मैं सिनेरियो में पूछ रही हूँ आपसे। आप किसी को स्टोरी बताते हो, कोई इंसिडेंट बताते हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ठीक है? तो वो आप कैसे सामने वाले को प्रूव, मतलब वो कैसे समझाओगे उसे कि वो सच माने उस बात को? एविडेंस वगैरह, प्रूफ वगैरह। और हाँ, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, गुड। विद फैक्ट के साथ बात करना। कि 5 ईयर ने मर्डर कर दिया, तो ये लॉजिक कह रहा है कि 5 ईयर, क्या चीज़? एक 5 ईयर ओल्ड है, ओके, उसने मर्डर कर दिया, दैट्स क्वेश्चनेबल। तो वो इलॉजिकल हो गया। नहीं, कैन बी लॉजिकल, कैन बी लॉजिकल, हो सकता है आजकल, पहले पता नहीं, बट आज के सिनेरियो में इट इज़ पॉसिबल। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल, वो कहाँ गए जो लॉ शादी के लिए कर रहे थे कल? नहीं आए, ओके। सपोज किसी की शादी है, ठीक है, और आप यहाँ पे हैं, क्लास में आए हैं और शेरवानी पहन के आ गए या लहंगा पहन के आ गए, इज इट लॉजिकल? लॉजिकल है? क्लासरूम में शेरवानी पहन के आ गए, क्यों नहीं है लॉजिकल? क्योंकि कॉलेज है, यहाँ पे ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है ना? कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, हर रोज शेरवानी पहन के घूमता है, ठीक है, हर रोज शेरवानी पहन के घूमता है, लॉजिकल है? जिस दिन उसकी शादी है उस दिन नहीं पहनता, उस दिन नहीं पहनी उसने शेरवानी, लोअर टी शर्ट में आ गया बारात लेके, लॉजिकल है? पागल कहेंगे उसे, इलॉजिकल कहेंगे। वो कहता है कि अब उससे कोई पूछेगा कि क्यों भाई शादी है तेरी, शेरवानी क्यों नहीं पहन के आया, लोअर टी शर्ट में क्यों आ गया? और वो कहता है गर्मी बहुत थी इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं था। इज इट लॉजिकल रीजनिंग? कहीं से भी करने को तो कोई कुछ भी करे, बट इज इट लॉजिकल? पैंट शर्ट में भी आ सकता था, ठीक है, फॉर्मल्स में भी आ सकता था, कोई इशू नहीं है। सो आप किसी भी बात को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, आपको लॉजिक उसके पीछे क्या है वो समझाना है। सिर्फ लीगल रिसर्च नहीं, लॉजिकल रिसर्च। रिसर्च हैज़ टू बी लीगल एंड लॉजिकल, मीनिंगफुल होनी चाहिए। क्लियर? कब स्टार्ट करोगे रिसर्च करना? कब स्टार्ट करोगे? आज से? ठीक है, कैसे करोगे? किस चीज़ पे रिसर्च करोगे आज से? हाँ जी बताओ। स्टडी पे, ओके। और कोई? रिसर्च कब स्टार्ट होनी चाहिए, कब करोगे स्टार्ट? ये स्टूडेंट मैम, ओके श्योर। कब करोगे रिसर्च स्टार्ट? Ma'am, being a law student,
स्टूडेंट या कोई मूड कोर्डिनेट कंपटीशन हो, ठीक है। या अगर कोई एडवोकेट है या उसके पास कोई केस आया तो तब रिसर्च कर सकते जब एग्जाम आए या एज अ नॉन तब रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, तब तो बस जो आना है इम्पोर्टेंट वही पढ़ोगे तुम, रिसर्च कोई सा नहीं करेगा तुम में से। और मैम एज अ नॉर्मल पर्सन वो अपने नॉलेज के लिए रिसर्च कर सकते हैं। हाँ ठीक है, गुड। किस पॉइंट पे रिसर्च स्टार्ट होगी? कुछ तो टॉपिक होगा, कुछ टॉपिक लोगे आप, ढूंढोगे, कोई क्वेश्चन होगा दिमाग में तो रिसर्च स्टार्ट करोगे उस पर। जैसे आजकल हमें कोई भी हो, नॉर्मल हो चुका है ये तो, घर में अगर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना है, फॉर एग्जांपल कोई एसी, कोई गीज़र, कोई रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, ओके, उसके बारे में कितनी जगह देखते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन भी, प्राइजेस चेक करते हो, दुकानों में पता करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, राइट, प्राइस चेक करते हैं, ऑब्वियसली प्राइस चेक करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या सॉफ्टवेयर है, अपडेशन क्या है, मैं आगे चार्जेस क्या हैं, रिसर्च ही हो गई वो एक तरह से, है ना, कैमरा क्वालिटी क्या है, रिसर्च ही है वो। सिमिलर इज, लेकिन वो कब सोचते हैं जब आपको फ़ोन लेना होता है, ऐसे ही तो कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करता रिसर्च करने में किसी चीज़ पे, या तो वो क्या कहते हैं अपना या फिर उन्हें उनका सीनियर के पास कोई मैटर आता है तो रिसर्च का काम इंटर्न्स को ही दिया जाता है या जूनियर्स को ही दिया जाता है। जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है, या जजेस भी, दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो एक केस आया, फैक्ट्स पढ़े और वो रिसर्च करने बैठ जाएं। कितने केसेस पेंडिंग है इंडिया में? एक डेटा कलेक्ट हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट अ जज ओनली हैज़ अ सुप्रीम कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जजेस की तो बात ही छोड़ दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस की तो दे ओनली हैव 5 to 6 minutes पर केस टू टेक एक दिन में, और 20 से 25 कम से कम मैटर्स लगते हैं एक जज की कोर्ट में, मिनिमम है, मिनिमम। तो क्या उनके पास इतना टाइम है वो हर 20 से 25 मैटर्स के लिए रिसर्च के लिए टाइम देंगे, अलग अलग, और सब अलग अलग मैटर्स, सबके फैक्ट्स अलग अलग, होगा टाइम इतना उनके पास? इसीलिए दे हायर लॉ रिसर्चर्स, इंटर्न्स, जूनियर एसोसिएट्स। जब आप स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस तब आपको यही करना है, एकदम से तो प्रैक्टिस नहीं कर दोगे, पहले पढ़ोगे, देखोगे कैसे किया जाता है, उसके बाद ही करोगे स्टार्ट। वो कैसे सीखोगे? जब आपके सीनियर्स आपको रिसर्च करने के लिए देंगे। अब अगर वहाँ पे बैठोगे, आपको वहाँ पे अज्यूम किया जाएगा कि आप सब सीख कर आए हैं अपने लॉ स्कूल से, कोई सिखाएगा नहीं आपको, या तो खुद से सीखोगे धक्के खा खा के, ठोकरे खा खा के, या अगर यहाँ से सीख जाओगे तो यू कैन एक्सेल करना है तो अच्छे से सीख लो, धक्के खाने हैं तो चले जाओ यहाँ से फिर, ठीक है। जब आपको मूड प्रॉब्लम मिल जाएगी आप इमीडिएट रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन आ गया आपके पास, पढ़ लो, टाइमलाइन फ्रेम जो भी है आपका, फ्लो चार्ट बना लो, लिस्ट ऑफ इवेंट्स बना लो, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स लिख लो। सबसे पहले पार्टीज के नेम लिखोगे, सबसे पहले पार्टीज नेम एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ये दो चीजें आपकी प्रॉब्लम आते ही आप नोट डाउन कर लेंगे आफ्टर रीडिंग द फैक्ट्स और द मूड प्रॉब्लम। फैक्ट्स तो आप फ्रेम करेंगे, मूड प्रॉब्लम पढ़ते ही क्या करना है? सबसे पहले पार्टीज नेम एंड ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, पढ़ लिया, लिख लिया, अब देखो उससे रिलेटेड केसेस क्या है, लॉ क्या है उससे रिलेटेड। अच्छा, पार्टीज आती हैं रीड करनी किसी को? मतलब पता है ना कौन कौन किसी सूट में कैसे कैसे पार्टीज बनती हैं, ऐड होती हैं, कैसे? दो प्राइवेट पर्सन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है,
तो कैसे आप पार्टीज फ्रेम करोगे, पार्टीज कैसे बताओगे कौन इसमें क्या है? सपोज ये दो पार्टीज हैं, तो क्या लिखोगे आप केस में? जो टाइटल में लिखोगे आप पार्टीज के नेम, वो कैसे लिखोगे आप? सपोज ये ए है, ये बी है। ए में प्लेंटिफाइड है और बी में डिफेंडेंट है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं ये प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है। तो कैसे उसको लिखोगे, कैसे मेंशन कैसे करोगे? ए वर्सेस बी। ए वर्सेस बी, ए प्लेंटिफ वर्सेस बी डिफेंडेंट, ठीक है। अब ये तो हो गए प्राइवेट पर्सन्स, सिविल सूट्स। कोई क्रिमिनल मैटर है, ठीक है, उसमें कैसे फ्रेम करोगे? एक्यूज वर्सेस अक्यूज्ड, ठीक है। कंप्लेनेंट वर्सेस नहीं, स्टेट वर्सेस मतलब स्टेट वर्सेस नेम। जैसे केशवानंद भारती केस, केशवानंद क्या है उसका साइटेशन? केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या समझ आ रही है ये टाइटल पढ़ के आपको? केशवानंद भारती ने केस फाइल किया है। पिटिशनर है वो, राइट, पिटिशनर है वो। और यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? रिस्पोंडेंट है। तो अगर किसी ने पढ़ा हो, केशवानंद भारती केस पढ़ा है आप लोगों ने, तो उसमें यूनियन ऑफ इंडिया का क्या से था? वाई यूनियन ऑफ इंडिया बिकेम अ पार्टी इन दैट केस? यूनियन ऑफ इंडिया क्यों बना पार्टी उसमें? यस, अगेंस्ट द सोसाइटी। लैंड रिफॉर्म्स आए थे जिसके अगेंस्ट हिज होलीनेस केशवानंद भारती जी ने पिटिशन फाइल की थी, क्योंकि उनका एक मठ था जिनकी लैंड सेंट्रल लॉज में रेफॉर्मेशन आने के बाद, चेंज होने के बाद उनकी लैंड उनके हाथ से चली जाती, राइट। ब्रीफ फैक्ट्स हैं, बहुत लंबा केस है ये, आप पढ़ेंगे तो इतनी मोटी बुक। तो यूनियन ऑफ इंडिया क्यों बना? क्योंकि सेंट्रल लॉज में रिफॉर्म आया था, सेंटर ने चेंज की थी वो लॉज। सो यूनियन ऑफ इंडिया बिकेम अ पार्टी, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई से पढ़ते हैं ए वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, स्टेट ऑफ पंजाब, या ए वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो उससे क्या मतलब है? किस स्टेट के अगेंस्ट हुआ है? स्टेट गवर्नमेंट। या कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम हुआ है, उसमें भी स्टेट या यूनियन बिकम्स अ पार्टी, बिकॉज व्हाट शी सेड वाज राइट, कि वो ऑफेंस है अगेंस्ट द सोसाइटी, इट्स हार्म टू द सोसाइटी। अगर कोई क्राइम हो रहा है देश में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, तो वो क्राइम सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट नहीं है, वो क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट है एज अ होल। अगर वो एज अ होल नहीं होगा तो लोग डरेंगे कैसे? क्रिमिनल लॉज आप पढ़ोगे जब, या पढ़ते हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉज? क्रिमिनल लॉज का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिविल लॉ का क्या है ऑब्जेक्टिव? अगर कोई सिविल सूट है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा फाइल करने का? या तो कॉम्पनसेशन या डैमेजेस, फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी एनी। क्रिमिनल में क्या होगा ऑब्जेक्टिव? पनिशमेंट, वेरी गुड। और टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटीज, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। अगर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम नहीं होगा तो क्या कोई भी सिटीजन सेफ होगा? यस, पीसफुल सोसाइटी, यस, रहने लायक सोसाइटी बनाने के लिए। तो ठीक है, क्लियर हुआ पार्टीज कैसे बनेंगी? जैसे कल वाले केस में दो कॉरपोरेशंस थी, सो मॉड्यूलर शिपिंग कॉरपोरेशन वर्सेस पेट्रो ऑयल कंपनी, है ना? अच्छा हाँ, वो थी, राइट, सॉरी, पेट्रो ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये दो पार्टीज थी। क्लियर? आफ्टर दैट हाउ रिलेशन, क्या कैसे, क्या करोगे, क्या रिसर्च में कैसे करोगे रिसर्च को, क्या करोगे रिसर्च करके? अपना सोच लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, उसे यूज कैसे करोगे अब रिसर्च को अपनी?
अपने, हाँ जी, जो आपके फैक्ट्स हैं इसमें आपको स्ट्रॉन्ग करना उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करोगे? फैक्ट तो है, मान लो मैट्रिमोनियल केस से रिलेटेड है कोई इशू, सर्च कर रहे हैं आप क्रूएलिटी से रिलेटेड, सॉरी मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू है, सर्च कर रहे हो क्रूएलिटी से रिलेटेड, कोई काम आएगा वो रिसर्च? वेस्ट। तो जो फैक्ट है उससे रिलेट करो रिसर्च को, देन क्रॉस चेक जो रिसर्च किया वो फैक्ट से रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो रिलेशन ऑफ फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स विद अथॉरिटीज। अथॉरिटीज रिसर्च से ही पता चलेंगी। कौन सी अथॉरिटीज को रेफर कर रहे हो आप? क्लियर? सो रिसर्च, रिसर्च दोबारा से सर्च करना, राइट। यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड और रिसर्च। आपको नई इन्वेंशन नहीं करनी कोई, आप फिर से कोई नई चीज नहीं डेवलप कर रहे हो। ऑलरेडी जो इन्वेंटेड, जो ऑलरेडी जो स्टडीड डेवलप्ड चीजें हैं आप उसको दोबारा से पढ़ रहे हो। किस लिए पढ़ रहे हो? अपने फायदे के लिए, अपने केस में यूज करने के लिए, राइट? ठीक है। सो सर्चिंग फॉर समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन रिसर्च्ड। लीगल रिसर्च स्टार्ट्स आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इश्यूज फ्रेम कर लिया आपने, फैक्ट्स पढ़े, जो एक्चुअल थरो रिसर्च, बेसिक रिसर्च तो जब आप मूड प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, और एक्चुअल थरो इन डेप्थ रिसर्च कब स्टार्ट होगी? जब आपको इश्यूज पता होंगे। और इट्स वाइस वर्सा, इश्यूज बनाने के लिए भी आपको रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च एज इन नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के इश्यूज फ्रेम कर लोगे? नहीं। अगर कल जो मैटर था अगर उसमें आपको थोड़ी सी नॉलेज नहीं होती, आप क्या इश्यूज फ्रेम कर पाते? कुछ तो पढ़ा है लॉ में, कुछ तो सीखा है, तभी इश्यूज फ्रेम कर पाए आप लोग, अदरवाइज नहीं कर पाते। सो इट्स वाइस वर्सा। लेकिन मेन इन डेप्थ जो आपको रिसर्च करनी है वो आपके इश्यूज फ्रेम करने के बाद। तो आपका क्या होता है, एक स्कोप लिमिटेड हो जाता है, आपको हेवाए नहीं जाना पड़ता, इधर उधर कहीं आप गुम नहीं हो जाते हो रिसर्च करते करते। आपके पास एक पॉइंट होता है, एक फोकस होता है, यू हैव टू रिसर्च अराउंड दैट। ठीक है, क्लियर? बेस्ट व्हेन डिवाइडेड एंड डेलीगेटेड। डिवाइडेड एंड डेलीगेटेड कल भी बताया था, कल या परसों, कि सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं है, फुल टीम का काम है रिसर्च करना। सिर्फ एक पर्सन का नहीं, स्पीकर 1, स्पीकर 2, रिसर्चर, एंड इन सम केसेस ऑब्जर्वर ऑल्सो हैज टू रिसर्च। चाहे ऑब्जर्वर सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बैठा है, नोट डाउन करने के लिए बैठा है अपनी टीम की परफॉर्मेंस, लेकिन रिसर्च उसको भी करना पड़ेगा। क्लियर? सो क्या लिखा है ऊपर? जनरल स्टेप्स, हाउ टू मैच योर रिसर्च विद योर केस। रिसर्च कर लिया, केस आ गया, उसको मैच कैसे करोगे, यूज कैसे करोगे, अप्लाई कैसे करोगे उस रिसर्च को, उस लॉ को अपने केस में, अपने फैक्ट्स में, राइट? रीड, क्या रीड करोगे? फैक्ट्स। उसके बाद इश्यूज भी तो फ्रेम कर लिए आपने, इश्यूज भी रीड करो, फैक्ट्स भी। पहले प्रॉब्लम रीड करोगे, फैक्ट्स लिखोगे, फैक्ट्स लिखोगे, उसके बाद इश्यूज आएंगे, ये तीनों चीजें रीड करो। उसके बाद प्लीज आप रीड करोगे एक बार, आप यहाँ पे आके, नींद खुल जाएगी, आ जाओ। अच्छा यहाँ आके कर दो एक बार रीड। I request you, please. बस सेकंड पॉइंट तक ही, सेकंड पॉइंट ही पढ़ना था। कोडिफाइड, इधर आके पढ़ लो, तभी तो आगे बुला रही हूँ। बस ये जोर से पढ़ दो इस वाली लाइन को, इस पॉइंट को। आइडेंटिफाई द, उन बच्चों को बताओ
जो सो रहे हैं वहाँ पे उनको। आइडेंटिफाई, लॉ, कोडिफाइड, अनकोडिफाइड, स्पेसिफिक। थैंक यू। पानी पी लो अगर ज़्यादा ड्राउजीनेस हो रही है तो। हाँ प्लीज़। और किसी को पीना पानी? 2 मिनट में वापस जो भी जा रहा है पानी पीने, और चुपचाप आएगा वापस 2 मिनट में। सर आप भी जाओ पानी पीना तो आपने। हाँ जी, वो सर ने कहा है आपको बता देंगे जब आना होगा, ठीक है? उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था। Thank you for being such good listeners. आप स्लाइड्स के पिक्चर्स चाहिए क्या आपको? आई फॉरवर्ड यू अगर चाहिए तो। नहीं वो पिक्चर ले रहे थे ना शायद, उनको क्लियर आ रही है वहाँ से पिक्चर? हाँ जी, हाँ ये हमारी वेबसाइट है, ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप, और शायद अभी एप्पल ऐप भी डेवलप हो गई है या इन प्रोसेस है। यूट्यूब चैनल है हमारा। सम कोर्सेज आर पेड, डेमो क्लासेस होती हैं, आप डेमो ले सकते हैं बिफोर पेइंग, बट काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इसमें, सर्टिफिकेट कोर्सेज। ये जो क्लास आपकी रिकॉर्ड होती है ये अपलोड करती है? नहीं, ये इस पर होती है बट वो अनलिस्टेड होती है। आई मीन आपको सिर्फ लिंक्स, अगर आपके हमने आपकी अथॉरिटीज़ को तो भेज दिए हैं, वो हम रेगुलर भेजते रहते हैं वो लिंक्स जो रिकॉर्डिंग होती है। अब वो कब आपसे शेयर करेंगे नहीं करेंगे, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाने की है। सो लॉ आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कैसे होती है लॉ आइडेंटिफाई? ठीक है, फैक्ट्स पढ़ के। क्या आइडेंटिफाई करोगे उसमें? कौन से टाइप का लॉ है? कोडिफाइड लॉ पता है क्या होता है? कोडिफाइड लॉ बताओ। कोडिफाइड जो हमारे लेजिस्लेचर ने कोडिफाई किया है वो एज इट इज़ बेयर एक्ट फॉर्म में होगा। सो कोडिफाइड लॉ इज व्हाट लॉ एक्चुअली इज, लॉ एज इट इज, नॉट लॉ व्हाट ऑट टू बी। ज्यूरिस्प्रूडेंस में सम आई डोंट नो, आई थिंक ऑस्टिन और सैलमन राइट, उन्होंने कोट किया ये, लॉ इज एज इट इज नॉट व्हाट इट ऑट टू बी। चेक कर लेना, रिकन्फर्म कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोडिफाइड है,
क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्लियर? जैसे मरीन इंश्योरेंस एक्ट कोडिफाइड है वो। अनकोडिफाइड लॉ क्या होगा? ओके, और एक ही बता, टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, कितने केसेस पढ़ते हैं उसके, और कितने डेली जो हमारे रूटीन में मैटर्स अराइज होते हैं, दैट वी डील विद लॉ ऑफ टॉर्ट्स, है ना? वो किस बेसिस पे? वो रामलीला केस याद है आपको? रामलीला मैदान केस, आई टोल्ड यू, जब बाबा रामदेव ने प्रोटेस्ट किया था एंड उसके बाद राइट टू स्लीप इंट्रोड्यूस हुआ था एज आर फंडामेंटल राइट। उसके बाद अब आजकल वैसे कम हो गया है, बट जागरण होता है, माता का जागरण। आप अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स यू कैन फाइल अ सूट, किस बेसिस पे? कि ये मेरा राइट टू स्लीप है और वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? अनकोडिफाइड है लेकिन लॉ है, गॉट इट? स्पेसिफिक लॉ क्या है? एनी एग्जाम्पल? स्पेसिफिक लॉ, सोचो सोचो। नहीं, आईपीसी इज कोडिफाइड। स्पेसिफिक क्या है? कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। मोटर व्हीकल्स एक्ट, हाँ, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वेरी गुड। पॉक्सो, और हाँ, वेरी गुड, दैट्स अ स्पेसिफिक लोकल लॉ, बट दैट इज अ स्पेसिफाइड लॉ। और मरीन इंश्योरेंस, स्पेसिफाइड, कोडिफाइड, ठीक है? मोटर व्हीकल्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेसिफाइड है। किससे डील कर रहे हैं? कुछ स्पेसिफिक इशू से। कंज्यूमर की कोई कंप्लेंट है, क्योंकि हम हर मैटर के लिए सिविल सूट नहीं फाइल कर सकते, हमारे कोर्ट्स के पास ना इतना टाइम है, दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड, इसलिए स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं। कंपनी मैटर से रिलेटेड है, कंपनीज एक्ट, स्पेसिफिक लॉ है वो, ठीक है? ट्राइब्यूनल, स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, है ना? सो आप आइडेंटिफाई करोगे कहाँ फॉल करेगा। आपने एक बार ये क्लियर कर लिया, आपकी रिसर्च फिर उसी डायरेक्शन में जाएगी। जब तक ये नहीं पता चलेगा कौन सी लॉ है, कोडिफाइड है, अनकोडिफाइड है, स्पेसिफाइड है, नहीं कर पाओगे रिसर्च। तो सबसे पहले इसको क्लैरिफाई करो। क्लियर हो गया? फिर अगर कोडिफाइड है तो बेयर एक्ट में जाओगे, बेयर एक्ट खोलोगे, इंडेक्स होता है, मैटर इंस्टेंट आपको अभी तो नहीं वो क्लियर होगा, बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप फैक्ट्स पढ़ के ही, मैटर पढ़ के ही आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। अदरवाइज अभी क्या करोगे? आप सिर्फ इंडेक्स खोलोगे, जो फर्स्ट टाइम आपका मूड कॉम्पिटिशन फॉर एग्जांपल होता है, अगर एकदम से नहीं समझ आएगा कि कौन सा सेक्शन है, आप इंडेक्स खोलोगे, अपने इशू को रिलेट करोगे उससे कि कहाँ फॉल कर सकता है। टाइम लगेगा बट समझ आ जाएगा। ओके, सबसे पहले बेयर एक्ट देखोगे, आफ्टर दैट रिसर्च फॉर मोस्ट रेलेवेंट अथॉरिटीज़, जो आपके केस से रिलेटेड अथॉरिटी है उसी को सर्च करो। अब वो कैसे पता चलेगा? सेक्शन समझ आ गया, जैसे मैंने मेंटेनेंस का एग्जाम्पल दिया था, है ना, मेंटेनेंस, तो उसमें कैसे उसके रिलेटेड आप अथॉरिटीज़ कैसे ढूंढोगे मेंटेनेंस के रिगार्डिंग? कैसे? वो तो पता है, वो तो कहाँ हो गया, कहाँ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? हाउ विल यू गो फॉरवर्ड टू सर्च दैट? वो तो कहाँ करोगे, उससे कुछ रिलेटेड सर्च करोगे। क्या करोगे? इम्पॉर्टेंट टर्म्स,
अब मेंटेनेंस सबसे पहले आपको पता, मेंटेनेंस सुनते ही कोई सेक्शन याद आया? 125 CRPC। क्लियर हो गया? मेंटेनेंस 125 CRPC में फॉल कर रहा है। सीधा उस बेयर एक्ट पे जाओगे, सेक्शन 125। क्लियर? ऐसे रिसर्च करोगे आप। उसके बाद उसके रिगार्डिंग आप अथॉरिटीज देखोगे फिर जो रेलेवेंट होंगी, मेंटेनेंस से रेलेवेंट अथॉरिटीज का कोई एग्जाम्पल? सरला मुद्गल, राइट। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना? गुड, वेरी गुड। उसके बाद रीड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर से मतलब जनरल न्यूज़पेपर ऑल्सो, लीगल न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। लीगल न्यूज़पेपर्स कौन से हैं? लाइव लॉ न्यूज़पेपर ही है वो। ऐप है आपके फ़ोन में? होनी चाहिए। बहुत इन्फॉर्मेशन है, अब तो बहुत इजी हो गया है। जो हमसे प्रीवियस जनरेशन थी, आर फादर्स, आर फोर फादर्स, अगर वो इस प्रोफेशन में थे, कभी उनसे बैठ के पूछना वो कैसे रिसर्च करते थे, आपको बताएंगे फिर वो कैसे करते थे। हाउ हार्ड इट वॉज, बट स्टिल दे एक्सेल्ड इन दैट। इतनी मेहनत के बाद भी इतनी बुक्स। किसी एडवोकेट के ऑफिस में जाओगे तो भरी होंगी बुक्स, कबर्ड्स, रेड कलर, ब्लैक कलर, देखिए वो वहाँ से रिसर्च करते थे, वो उनके रिसर्च सोर्सेज थे। हम लोग के पास तो अभी इतने ऑप्शंस आ गए हैं, बट स्टिल वी डोंट वांट टू वर्क। सो कुछ फ़ायदा हुआ, इसलिए यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी। जो आपके पास मेरिट्स हैं, यूटिलाइज देम। टेक्स्ट बुक्स कौन सी? लॉ रिलेटेड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई टेक्स्ट बुक बताओ जो आप पढ़ते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टेक्स्ट बुक बताओ। MP जैन, JN पांडे, IPC, KD गौर। ये टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी। ये बेसिक रिसर्च है, बेयर एक्ट एंड योर टेक्स्ट बुक्स। यहाँ से आपकी रिसर्च स्टार्ट होगी और एग्ज़ाम्स में तो बस यहीं तक रह जाती है रिसर्च। इससे आगे जाते हो? नहीं जाते, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज़ हमारा सिस्टम ही ऐसे है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती वो रिसर्च करने की, इससे आगे बढ़ने की। हम इन 2 स्टेप्स तक रह जाते हैं और फिर बाद में रोते हैं हमें तो कॉलेज में सिखाया ही नहीं। नो, आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। केस लॉज। अब केस लॉज ज़रूरी नहीं है कि आपके मैटर से रिलेटेड जो होंगी वो हर लॉ सही होगी या हर लॉ रेलेवेंट होगा, हर केस लॉ। आपको फिल्टर करना है, रेलेवेंट है कौन सा, नहीं है, कौन सा सही है आपके लिए, यूज़फुल है, कौन सा नहीं है। वो रेलेवेंट केस लॉज सर्च करोगे, हज़ारों केस लॉज आएंगे, बट फैक्ट्स सबके अलग होंगे। आपको अपने फैक्ट्स मैच करने ज़रूरी हैं, ठीक है। अब केस लॉ है, आपने जो रेफ़र कर दिया, आपने देखा और बिना पढ़े आपने उसमें ऐड कर दिया अपने मेमोरियल में। उसके बाद जज साहब ने आपसे पूछ लिया, ओके विच लॉ डिड यू रेफ़र टू, किस बेसिस पे, आपने बता दिया। और उन्होंने अगर आपसे पूछ लिया, ओके टेल मी द फैक्ट्स ऑफ दैट केस जो आप रेफ़र कर रहे हो, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो फिर क्या होगा? बूगी बूगी वो बेइज्जती, घोर बेइज्जती, ठीक है। तो इसलिए जो भी केस लॉज आप साइट करेंगे अपने मेमोरियल में, उसको फैक्ट्स को ज़रूर पढ़ना। पूरा पढ़ना अगर पॉसिबल नहीं हो, वैसे तो पूरा पढ़ना ब्रीफली, एक ओवरव्यू, बट फैक्ट ज़रूर पढ़ना ऑलवेज। सो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो केस लॉज आप डालेंगे वो लिमिटेड हों तो बेटर है। ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी एक बुक आपने केसेस की वहाँ पे मेंशन कर दी, आपका पूरा मेमोरियल सिर्फ अथॉरिटीज़ से भर गया। नो, आपको वो मेमोरियल इस तरह से ड्राफ्ट करना है कि आपको खुद पढ़ना है वो। अगर आप खुद नहीं पढ़ पाओगे, आप टाइम नहीं दोगे, तो फिर सामने वाला तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएगा ना, ठीक है। यस, हम जजमेंट लिखते हैं, उसके हम केसेस डालते हैं, हाँ, लाइक साइटेशंस डालते हैं, हाँ, तो कोई ट्रिक, जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, आपने कहा बहुत सारे एविडेंस, डिफिकल्ट उसको सर्च करना, तो फिर कोई आइडिया होता है या कुछ होता है कि हाँ ये केस इसकी मतलब परफेक्ट है।
मतलब रीफ्रेम योर क्वेश्चन। मतलब आप जैसे कि केस है, जैसे कि एक वाला केस है जो आपने अभी करवाया, जैसे मेमो है, इसके अंदर केसेस जाते हैं। हाँ ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हम मतलब ये वाले केसेस इस केस के सूटेबल है? पढ़ के वो वही मैंने बताया, बहुत सारे केसेस होते हैं ना, तो वही तो मैंने बताया। बुक्स पढ़ ली। वो जो आप केसेस ढूंढोगे, पहले तो आपको सेक्शन पता चल गया, मैटर पता चल गया, उससे रिलेटेड आपको लॉ पता चल गया, आपने उस पॉइंट से रिलेटेड केस लॉ फाइंड किया। केस लॉ फाइंड किया, अब वो केस लॉज आपने साइड पे कर दिए, अब उनको पढ़ोगे आप, उसमें से पिक आउट करोगे, सिलेक्ट। हाँ जी। रेलेवेंट अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ में तो सब आ गया ना, टेक्स्ट बुक्स, जजमेंट्स, कमेंट्रीज, रिसर्च पेपर्स, वो सब अथॉरिटीज़ में आ गया। ठीक है। लॉ रिपोर्टर्स, AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर्स, रेगुलर अपडेट होना चाहिए, सब केसेस होंगे इस पे। हाई कोर्ट्स की जो पर्टिकुलर स्टेट हाई कोर्ट्स हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, आपको कोई केस उससे रिलेटेड चाहे आप उनकी वेबसाइट पे सर्च करोगे बेटर है। डोंट ट्रस्ट गूगल सर्च, ठीक है। लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो गूगल सर्च में भी जैसे इंडियन कानून हो गया, आई पर्सनली डोंट प्रेफर इंडियन कानून, उसमें बहुत टाइपिंग एरर्स होते हैं और कुछ जजमेंट्स होते हैं उनके पार्ट्स भी स्किप्ड होते हैं जो मुझे सही नहीं लगता, सो इसलिए आई डोंट रेफर देम। आई प्रेफर ऑफिशियल सोर्सेज ओनली। SSC, नो नॉट लाइव लॉ ऑल्सो, ठीक है। बट हाँ, अगर लाइव लॉ में वो आर्टिकल आपको एक पर्टिकुलर जजमेंट के लिंक तक लेकर जा रहा है ना, देन इट्स फाइन। सो ट्रस्ट SSC, AIR या हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर। आपको एक बार टाइटल, पार्टीज नेम पता चल गया, आप उनकी वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। CNR नंबर में मिल गया, वो भी काफ़ी है। पार्लियामेंट्री डिबेट्स, व्हाट आर पार्लियामेंट्री डिबेट्स? कभी सुनी या देखी है पार्लियामेंट्री डिबेट्स? क्या होता है उसमें? संसद टीवी पे, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, क्वेश्चन आवर भी होता है। क्या देखा उसमें? क्या होता है पार्लियामेंट डिबेट में? डिस्कशंस। अभी जैसे जो हमारे बिल्स पास हुए हैं, जो वो डिबेट्स देखी थी? नहीं देखी थी तो देखना, मज़ा आएगा। उसमें आपको रीजनिंग पता चलेगी कि उन्होंने क्यों इस पर्टिकुलर ऑफेंस को, हाँ, अपोज के भी, फेवर में भी, अगेंस्ट में भी रीजनिंग होगी, और क्यों इस पर्टिकुलर लॉ को इस पर्टिकुलर सेक्शन में डाला गया, रीज़न होगा। लॉ तो जो आपके पास आ गया, लेकिन उसके पीछे थॉट क्या है? लॉ सिर्फ लॉ पढ़ना नहीं है, लॉ उसके पीछे थॉट क्या है वो है, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक पर्टिकुलर पॉइंट या लॉ के पीछे भी, इस लॉ को बनाने के पीछे फ्रेमर्स का क्या थॉट रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका प्रियम्बल पढ़ोगे कभी, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का क्या माइंडसेट था, उनको क्या ऑब्जेक्ट था। हर स्टैट्यूट के बिगिनिंग में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमेशा पढ़ा करो, वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्यों बनाई गई। और अगर वो पता चल गया क्यों वो लॉ बनाई गई है, तो आप उसको बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। अगर ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होगा तो चाहे पूरे सेक्शंस वर्ड बाय वर्ड याद कर लो, नहीं क्लैरिटी आएगी। ठीक है। सो एंड प्लीज़ देखते रहा करो ये डिबेट्स वगैरह। जब मतलब आई डोंट नो, बट मुझे मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स ऑफ न्यूज़ या तो दूरदर्शन ऑफिशियल या संसद टीवी लगता है, रेस्ट ऑल आई डोंट ट्रस्ट। उसमें कुछ होता भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है इन्फॉर्मेटिव, फालतू की डिबेट्स होती हैं बस। वो हमारे, ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए, बट अगर ट्रस्टवर्दी आपको डिबेट्स, इन्फॉर्मेटिव आपको चाहिए और जो सही भी हो, तो रेफर, यूट्यूब पे भी अब तो चैनल्स भी हैं, उनकी ऐप्स भी हैं, तो लाइव लॉ का है, हाँ, सब कुछ आ जाता ना, तो इनको देखते रहा करो, डोंट स्किप देम।
चाहे थोड़ा सा पढ़ लो, डेली एक आर्टिकल ज़रूर पढ़ो, मेक इट अ हैबिट। सो रिसर्च पेपर्स, स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स होते हैं, जो आपके जैसे सपोज टीचर्स हैं, दे आर स्कॉलर्स जिनकी अभी पीएचडी नहीं हुई है, दे आर स्टडिंग, दे आर स्टिल स्टडिंग, वो रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, वो पढ़ो अगर इफ़ दे प्रोवाइड यू, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको, उसमें भी दे आर नॉट बाइंडिंग बट दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लॉ में आपको लॉ सीखने के लिए आप जितनी नॉलेज हो वो कम है, जितनी नॉलेज। सो देयर इज अ फेमस सेइंग, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, व्हाट इज इट, क्या था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स परफेक्शन, हाँ जी कुछ कह रहे थे, अच्छा मैं भूल रही हूँ मैम, आई एम मिसिंग दैट। चलो अभी फिर हम बाकी इट्स 3-5 या करें कंटिन्यू, अगर आई डोंट हैव एन इशू, मैं तो 3 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ खड़े होकर, मुझे तो मज़ा आता है बोलते रहने में, आप लोग पर है। सो 10 मिनट्स और देन वील कंक्लूड, ठीक है। सो हाउ डू यू डिसाइड विच अथॉरिटी टू रीड, रेलेवेंट एंड प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस, आपके मैटर से रेलेवेंट होना चाहिए और प्रीवियसली डिसाइडेड, और अगर वो प्रीवियसली अभी मतलब अभी वो सिर्फ मैटर इन इशू है या फिर वो है रेस जुडिकाटा है, ठीक है, स्टे है अभी उस पर, यू विल नॉट कंसिडर दैट, वो डिसाइड हो चुका है, इट्स प्री डिसाइडेड, ओनली देन यू विल व्हाट यू से, तभी उसको आप कंसिडर करोगे उस केस को, और किसी केस को नहीं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड केसेस, कोई नाम फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हो कुछ केसेस के, जब से लॉ स्कूल में एडमिशन लिए, कौन से केसेस हैं वो, कुछ ऐसे, केशवानंद भारती एंड सरला मुदगल और शाह बानो, हाँ कॉन्ट्रैक्ट है ना, और मेनका गांधी राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और कॉन्ट्रैक्ट में एक वो भी सुना, रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, टॉर्ट में था सॉरी। तो क्या था उसमें प्रिंसिपल, क्या उस केस के बाद क्या प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ था, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो वो रायलेंस वर्सेस फ्लेचर 1868 साइटेशन है उसकी, आई थिंक 1868 ही है शायद, तो वहाँ से वो प्रिंसिपल जनरेट हुआ, डेवलप हुआ, और अभी तक यूज़ कर रहे हैं हम, वो इंग्लिश लॉ का केस है, इंग्लिश केस है वो, स्टिल वी आर यूजिंग इट। व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ प्रेसिडेंट, ऑलरेडी डिसाइडेड है वो, कार्बोलिक स्मोक, हाँ जी, मोरी बीबी केस, माइनर चाइल्ड से रिलेटेड, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, उसके बाद से अभी 2020 MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट वाज, हाँ उसमें काफ़ी सारे हैं। तो अभी 2020 में जब आफ्टर दिवाली, इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू कैन रिकॉल, दिल्ली का API बहुत इंक्रीज़ हो गया था, पोल्यूशन इंडेक्स, एयर पोल्यूशन इंडेक्स। सो उसमें किस बेसिस पे उन्होंने राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, फंडामेंटल राइट है हमारा, इस बेसिस पे उन्होंने वहाँ बैन कर दिए थे क्रैकर्स, याद है, कि इस बेसिस पे किए थे। और ये फंडामेंटल राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट किस केस में बना था, जो ये भाई इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में, आफ्टर दैट। सो वो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, उसके बाद आप उसमें पर्टिकुलर स्टेम्स आते जाएंगे, कोई भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा वो कोट कर सकते हो वो केस, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि नया ही केस हो, रीसेंट केस होना चाहिए, बिकॉज अपडेट होती रहती है हमारी लॉ, बट जो बहुत लैंडमार्क केसेस आई वुड से उनको भी फॉलो करो,
क्योंकि लॉ इज़ एवर चेंजिंग, डायनेमिक है लॉ, कभी भी सेम नहीं रहेगा। लेकिन रीसेंट डिसीजंस फर्स्ट, बी अपडेटेड। जब आपने एक लैंडमार्क केस पढ़ लिया उसके रिगार्डिंग एक बार रीसेंट अपडेट चेक कर लो, अगर कुछ है तो ठीक है उसको ऐड करो, फिर उसको फॉलो करो, नहीं है तो वही लैंडमार्क केस फॉलो करो। क्लियर? यूज हेड नोट्स। जजमेंट पढ़ा है कभी किसी ने? कोई जजमेंट? उसमें बोल्ड में कुछ होता है, टाइटल्स के नीचे जजेस के नाम होते हैं, बेंच के नाम, टाइटल होता है जजेस के नाम, एंड देन बोल्ड लेटर्स में कुछ पैराग्राफ्स होते हैं, दोज आर हेड नोट्स। वो एक ब्रीफ है कि इस केस में क्या है। स्टार्ट करने के लिए आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पूरी जजमेंट नहीं अगर पढ़ना, वैसे पढ़नी आनी चाहिए, यू हैव नो एक्सक्यूज़ फॉर दैट। जितना जजमेंट्स पढ़ोगे, बुक्स चाहे मत पढ़ो, लेकिन जितनी जजमेंट्स पढ़ोगे लॉ उतनी क्लियर होगी, उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, लॉ उतना याद रहेगा आपको। सिर्फ सेक्शंस याद कर लोगे वो टेम्परेरीली याद रहेंगे, जब तक उनके रिगार्डिंग आप जजमेंट्स या केस लॉज नहीं पढ़ोगे वो भी फ्रॉम हेड टू टो नहीं याद रहेगा। ठीक है? हाउ टू रीड अथॉरिटीज, स्टार्ट विद मोस्ट बेसिक बुक्स, आपकी टेक्स्ट बुक्स एंड बेयर एक्ट्स। सीधा ऑनलाइन मत जाओ, या फिर ज़्यादा और डेप्थ करना है तो कमेंट्रीज, बस ये 3 से स्टार्ट करो। आफ्टर दैट इतने में हो जाएगा, वैसे हो जाना चाहिए, नहीं होता है देन रेफर टू ऑनलाइन सोर्सेज, बट मोस्ट ट्रस्टवर्दी आर योर टेक्स्ट बुक्स, योर बेयर एक्ट्स एंड योर कमेंट्रीज। व्हाट आर कमेंट्रीज? बताओ, अभी पूछा था आपने मुझसे है ना शायद। व्हाट आर कमेंट्रीज? डिटेल वर्जन ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स। ठीक है? जो आप पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक्स वो स्टूडेंट्स वर्जन होता है, बट जो एक्चुअली वो कमेंट्रीज में से वो टेक्स्ट बुक क्रिएट की जाती है स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए। लाइक डी बसु इज अ कमेंट्री। MP जैन की भी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे। व्हाट आर योर रिसोर्सेज? ऑनलाइन जा सकते हो, ऑफलाइन जा सकते हो। सबसे पहले ऑफलाइन, लाइब्रेरी में जाओ, सर्च करो बुक्स को। कुछ नहीं भी पढ़ना, सिर्फ डेली विजिट कर लो लाइब्रेरी और एक नज़र मार लो कि कौन कौन सी बुक्स कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। उससे भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तब पता चलेगा कि अच्छा किस मैनर में रखी हुई हैं, किस ऑर्डर में रखी हुई हैं। हैव अ व्यू, जाना अपनी लाइब्रेरी में। स्टैट्यूट्स इज बेयर एक्ट्स, सोर्सेज हैं वो आपके ऑफलाइन सोर्सेज। जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स भी आपको आपकी लाइब्रेरी में डेली मंथली जर्नल्स होते हैं, ईयरली जर्नल्स होते हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। बुक्स बाय इंडियन लीगल एक्सपर्ट्स, मतलब टेक्स्ट बुक हो गई लॉ की, सब पढ़ लिया। बुक्स बाय इंडियन लीगल एक्सपर्ट्स कौन सी हैं? यस, एक्सपीरियंस लॉयर्स की बुक्स। कोई एग्जाम्पल या कोई बुक का नाम बता सकते हैं किसी? हाँ जी सर। यस, कोर्ट रूम जीनियस, वेरी गुड, जो आपने बताया और आपने सही नाम लिया। उनकी स्टोरी पता है? सुनोगे, 2 मिनट लगेंगे। उनकी जो एन पालकी वाला है वो इंग्लिश टीचर थे, उनकी बायोग्राफी है ये कोर्ट रूम जीनियस, उनके द्वारा लिखी गई है। जो वो पढ़ना, उसमें यू विल रीड। वो टीचर थे और लेक्चरर के जॉब के लिए वो ही वेंट टू अ कॉलेज फॉर एन इंटरव्यू, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। आफ्टर दैट उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया, वो प्रैक्टिस में लॉ प्रोफेशन में आए वो। एंड नाउ यू नो व्हाट ही इज़, वी ऑल नो, पूरे वर्ल्ड को, इंडिया को पता है who he was, who he is. So ये ऐसी बुक्स पढ़ते रहा करो, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, आपको खुद ढूंढनी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेंगी, ऑनलाइन भी आपको मिल जाती हैं। रीड देम, बहुत सीखोगे इससे। जो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आएंगी ना, जो आउट ऑफ द बॉक्स आप परफॉर्मेंस दे पाओगे, वो सिर्फ इसी से दे पाओगे। अगर आप लीगल फिक्शंस पढ़ रहे हो, मूवीज़ भी अब तो इतनी मूवीज़ भी बनती हैं, अगर वो भी ध्यान से हर मूवी देखोगे ना
हर मूवी उसको लॉ से रिलेट करो, आई एम श्योर एक ना एक, दो ना दो पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे हर मूवी में, आप रेज कर सकते हो अगर ध्यान से देखोगे और आपको लॉ की नॉलेज है तो। यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू बी अटेंटिव। ठीक है, अब तो कितनी आ गई अभी, आई थिंक व्हाट्स दैट एक्ट्रेसेस नेम जो अभी कल नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट किया था टू वॉच दैट फिल्म, आर्टिकल 377 370, वो कौन सी एक्ट्रेस हैं उसमें? I can recall her face but not her name. तापसी पानू, आई थिंक तापसी पानू है उनमें, है ना, तापसी पानू, राइट। सो देखो ये चीज़ें, इससे सीखोगे कुछ ना कुछ। हाँ वो फिक्शनल होती हैं बट टोटली वो बेस तो लॉ पे ही होती है ना, उससे रिलेटेड ही होती हैं। स्कॉलर, एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स, देन नॉन लीगल बुक्स। एक और बहुत अच्छी बुक है वो पढ़ना अगर मिले तो, लॉ एंड लॉयर्स। ऑथर कौन है पता है? M.K. गांधी, मिस्टर M.K. गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, एंड 2 others, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम बट बहुत अच्छी बुक है, डू रीड इट। उसके बाद नॉन लीगल बुक्स, लॉ एंड लिटरेचर का रिलेशन बताया था मैंने, एक एग्जाम्पल दिया था, एक मूट कोर्ट हुआ था, शेक्सपियर्स मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। सो उसमें क्या बताया था? लॉ एंड लिटरेचर आर रिलेटेड, वेरी क्लोजली रिलेटेड। कैसे हेल्प करेगा लिटरेचर आपको अच्छा लॉयर बनने के लिए? वर्ड्स, ड्राफ्टिंग, वोकैबुलरी। और कभी अगर लिटरेचर बहुत डीपली पढ़ोगे तो अब फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आप नॉवल पढ़ना स्टार्ट करते हो, मेरे साथ तो ये है, व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग अ नॉवल, अभी तो टाइम नहीं मिलता बट व्हेन आई वाज इन कॉलेज और स्कूल और इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब तक मैं वो नॉवल या वो बुक ख़त्म नहीं कर देती थी मुझे चैन नहीं आता था। मतलब इवन इन द व्हेन आई जब स्कूल के लिए भी जाना होता था, सुबह बाहर बस आनी है 7:30, तो मैं मतलब इवन इन द वॉशरूम पानी चला के ताकि मम्मी को लगे आई एम गेटिंग रेडी, मैं नॉवल पढ़ रही होती थी। और इतनी डांट पड़ती थी फिर, और लाइट्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑफ, शट डाउन, कि अब सो जाओ, सोने का टाइम है। उसके बाद भी टॉर्च से आई यूज़ टू रीड द नॉवेल्स, और इतनी डांट पड़ती थी मुझे। धीरे धीरे फिर अपने आप जब टाइम नहीं मिलता तो फिर यू स्टॉप रीडिंग थिंग्स, आपको टाइम नहीं मिलता। तो नॉवेल्स पढ़ोगे, लिटरेचर पढ़ोगे, उसमें आप सीखोगे, आप खुद, आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप खुद उस चीज़ में हो, उस एक्सपीरियंस में, उस एक्ट में आप खुद हो। इट जनरेट्स फीलिंग्स विद इन यू, इमोशंस क्रिएट होते हैं। सो सिर्फ अब लॉयर्स का क्या है, सर ने क्या बताया था, लॉयर दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं। लेकिन दिल भी ज़रूरी है, दिमाग भी ज़रूरी है। वो लिटरेचर सिखाएगा आपको। लिटरेचर कैसे सिखाएगा? अब लॉयर है वो लॉजिकल रीजनिंग देगा, प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट्स देगा, लेकिन लिटरेचर सिखाएगा उसे प्रेजेंट कैसे करना है। अगर आप वेल रेड हैं, अ वेल रेड लॉयर हैं, अगर आप लिटरेचर पढ़ा है आपने, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज होगा फ्रॉम दोज पीपल जिन्होंने सिर्फ लॉ बुक्स पढ़ी हैं। लॉ बुक्स तो हर कोई पढ़ेगा, यहाँ पढ़ने हर कोई लॉ आया है, लेकिन एडिशनल आपकी एडवांटेज आप कहाँ ले सकते हैं? जब आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। एक्स्ट्रा नॉलेज लिटरेचर पढ़ के, नॉवेल्स पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के, जो लॉ से रिलेटेड ना भी हों, लेकिन आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। ठीक है, तो आप सॉफ्ट स्किल्स क्रिएट करेंगे आपके अंदर। रीडिंग हैबिट विल ऑलवेज क्रिएट बेटर सॉफ्ट स्किल्स इन यू। कम्युनिकेशन बेटर होगा, जो कि मस्ट है। क्लियर? एंड ऑनलाइन, अब हम ये ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन रिसोर्सेज आर वेस्ट लॉ, ये लिख लो आप इफ़ यू डोंट वांट टू मिस, लिख लिया। सो वेस्ट लॉ, लेक्सिस नेक्सिस है, ये टाइपिंग एरर हो गया, लेक्सिस नेक्सिस एंड लेक्सिस प्लस, दैट्स आई थिंक पेड है वो। SSC, मनुपात्रा, केस माइन, ये सब हैं। सर्च करने आते हैं इन पे, केसेस कैसे सर्च करते हैं?
लाइब्रेरी में चेक करना सर, होंगे, आपने चेक किया था सब्सक्रिप्शन? हाँ, वो कंफर्म कर लेना एंड आप सर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो जब आपके लाइब्रेरी में अगर हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो दे विल गेट इट। सो आप उसमें सर्च करना, प्रैक्टिस करना, सीखना। जो आपके लाइब्रेरियन है, अगर नहीं आपको आता आप उनसे पूछना, दे विल हेल्प यू आउट। आप उन्हें बताना सर मुझे ऐसे ये केस सर्च करना है तो मैं कैसे करूँ। अदरवाइज इन जनरल उसमें जैसे आप गूगल में आपका सर्च इंजन होता है, सर्च बॉक्स होता है, वैसे ही SCC मनुपात्रा में भी होता है। आप उसमें या तो जैसे मेंटेनेंस था तो आप मेंटेनेंस लिख दो, केसेस आ जाएंगे। टाइटल पता है आपको पार्टीज़ का, तो पार्टीज़ के नेम्स लिख दो, ठीक है। और आपको जजेस के नाम पता हैं, कुछ और नहीं पता लेकिन जजेस याद हैं आपको, उस केस में थे, वो लिख दो आप। और रिलेटेड टू मेंटेनेंस। सो आपको कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे अलग अलग। कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर सेक्शन में। बेयर एक्ट जब पढ़ोगे तो सबसे एफिशिएंट तरीका बेयर एक्ट रीड करने का है कि आप एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, इंडेक्स में पढ़ा, पेज नंबर पे गए, खोला, रीड किया, उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगे कि ये इस केस से रिलेटेड है या इस लॉ से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ही होते हैं, पूरा सेक्शन नहीं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। जैसे आर्टिकल 14 में अगर हम देखें, इक्वालिटी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है आर्टिकल 14 में। हाँ, क्या सुना नहीं? टू ऑल इट्स सिटीजन्स। लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज़ वन ऑफ द कीवर्ड्स, जैसे जो मुझे हमेशा याद रहता है कि ये आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड। ये कीवर्ड्स आपको डालने हैं। हर बार आपको सेक्शन याद नहीं रहेगा, आर्टिकल याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर ये कीवर्ड्स याद होंगे तो आप उससे उस सेक्शन या आर्टिकल तक पहुंच ज़रूर सकते हैं। सो मेक इट अ पॉइंट, बेयर एक्ट जब भी रीड करें, मार्क दोज एंड हाईलाइट दोज। केस माइंड, ये फ्री, दीज अबव टू फर्स्ट टू आर पेड सब्सक्रिप्शंस, नहीं ये भी फ्री हैं, बट ये इंग्लिश केसेस के लिए ज़्यादा है। लेक्सिस नेक्सस पे अब हैं इंडियन केसेस बहुत हैं, लेकिन वेस्ट लॉ इज़ फॉर इंग्लिश केसेस। SCC मनुपात्रा ये हिंदी इंडियन केसेस के लिए, सॉरी, लेकिन ये पेड हैं। आप लोग फ्री, बीइंग स्टूडेंट्स ऑब्वियसली यू कैन नॉट सब्सक्राइब टू दीज पेड दीज थिंग्स, लेकिन इनमें भी अगर आप सर्च करेंगे ना तो इसको एक बार क्रॉस चेक करना हमेशा, हमेशा। इंडियन कानून पे गलत नहीं होते लेकिन कभी कुछ पार्ट्स मिसिंग होते हैं। सो टाइम मिले और मौका मिले तो क्रॉस चेक, रिकन्फर्म ज़रूर करना। क्लियर? कुछ पूछना है इसमें से? प्रिपेयर वेल इन एडवांस फॉर रिसर्चर्स टेस्ट, रिबटल्स एंड क्वेश्चंस बाय द ज्यूरी। रिसर्चर्स टेस्ट होता है आपका, बताया था आपको मैंने, हर मूड कोर्ट कंपटीशन में होगा। देन रिबटल्स, व्हाट आर रिबटल्स? लूप होल्स। रिबटल्स ऑपोजिट पार्टी, हर कंपटीशन में नहीं होता लेकिन हो सकता है, तो प्रिपेयर वेल इन एडवांस फॉर दैट। क्वेश्चंस बाय द ज्यूरी, जज साहब आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन नहीं पता होगा लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। जैसे कौन से केस से आप बता रहे हैं उसके फैक्ट्स बताइए, विच सेक्शन आर यू टॉकिंग अबाउट। बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग योर मेमोरेंडम, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन बहुत क्लियर नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए आपकी। इम्पॉर्टेंट टिप्स, यूज डिफरेंट लीगल साइनोनिम्स। एक ही वर्ड के 7, 8, 10 मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। लीगल डिक्शनरी को रेफ़र करना सीखो। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो ठीक है, लेकिन अब लीगल डिक्शनरी को भी रेफ़र करना सीखो, ज़रूरी है बहुत। पॉकेट डिक्शनरी आती है, लीगल डिक्शनरी, इफ़ यू वांट यू कैन परचेज इट। अगर आपको वो बुक फॉर्म में पसंद है, नहीं तो ऑनलाइन तो अब सब मतलब मीनिंग आपको मिल ही जाते हैं। एक वर्ड से आपका केस नहीं आ रहा है, दूसरा वर्ड डालो,
तो उसमें टर्मिनोलॉजी होती है, अलग अलग कीवर्ड्स आई टोल्ड यू, वो होगा. दैट्स व्हाई यूज लीगल सिनोनिम्स. हाई कोर्ट जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या करते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे चले जाते हैं, सोचते हैं वो एपेक्स कोर्ट है. बट हाई कोर्ट जजमेंट्स पे अगर आप पहले सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको उसी मैटर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पे लेके जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट के एडवोकेट्स तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को रेफर करेंगे ना, और उसमें वो आपके लॉ से, आपके मैटर से रिलेटेड सारे रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी आ जाएंगे. क्लियर? सो ऑल्सो रेफर टू हाई कोर्ट जजमेंट्स. डोंट डायरेक्टली जंप टू सुप्रीम कोर्ट केसेस. Trace the backdrop of the landmark cases. लैंडमार्क केस जैसे केशवानंद भारती केस, अगर वो पढ़ोगे तो वो पता आपको चलेगा कि किस पर बेस्ड है, क्यों केशवानंद भारती केस फाइल हुआ था, द पिटिशन वाज फाइल्ड. उससे पहले एक था गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, पढ़ा होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर श्योर. तो आपको केशवानंद भारती केस से पहले गोलकनाथ केस पढ़ाया जाएगा, है ना. तो दैट इज़ अ बैकड्रॉप. सीधा आप केशवानंद भारती केस पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्यों हुआ, वो आपको बैकड्रॉप में जाना पड़ेगा, इन डेप्थ, इन डिटेल्स. व्हाट इज रीड फैक्ट्स ऑफ द जजमेंट्स. फैक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है, जो भी जजमेंट्स आप साइट करेंगे, कोट करेंगे. व्हाट इज नॉन लिक्वे और नॉन लीके. इट्स प्रोनाउंस्ड एज लीके. व्हाट इज इट? एनी आइडिया? हाँ जी. लैक ऑफ लॉ. वेरी राइटली सेड. लैक ऑफ लॉ. किसी पॉइंट पे अगर कोई लॉ नहीं है, ना कोई लॉ बना है, ना कोई प्रीवियसली डिसाइडेड केस है, ना कोई जजमेंट है, दैट इज अ पोजिशन और सिचुएशन ऑफ नॉन लीके. LIQUET, लीके. ठीक है. तो अगर ऐसे जब आप रिसर्च कर रहे हो और आप एक ऐसे पॉइंट पे हो कि आपको सब सर्च कर लिया, आपको कुछ मिला ही नहीं, यू विल मेंशन दैट इन योर मेमोरेंडम. ओके, ये आप मेंशन करोगे, आपके लिए इजी रहेगा, आपके फेवर में रहेगा. ठीक है. सो रीड जजमेंट्स दैट आर अगेंस्ट यू. सिर्फ अपने फेवर में नहीं पढ़ना है जजमेंट्स को, जो ऑपोजिट पार्टी आपके अगेंस्ट यूज़ करती है, कर सकती है, उन जजमेंट्स को भी पढ़ो, ताकि क्वेश्चन, क्रॉस एग्जामिनेशन इन रियल कोर्ट्स अगर हो, या जज आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यू आर वेरी फ्लुएंट इन आंसरिंग देम. ठीक है, क्लियर. तो सिर्फ अपनी नहीं, ऑपोजिशन की भी. कमेंट्रीज फर्स्ट, देन ऑनलाइन. पहले बेयर एक्ट, टेक्स्ट बुक्स, then entries, then go to online. Summary of judgment. पूरी जजमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हो. सीनियर एडवोकेट का कोई मैटर लगा हुआ है, उन्होंने लास्ट मिनट पे, सिर्फ 10 मिनट रह गए हियरिंग में, कोर्ट रूम पहुंचने में, उन्होंने कहा ओके आई वांट यू टू फाइंड दिस साइटेशन. सिर्फ साइटेशन बता दी उन्होंने, या पार्टीज़ के नेम बता दिए, मुझे ये केस बताओ. सपोज लैंडमार्क केस ही है कोई प्री डिसाइडेड. क्या करोगे? घबरा जाओगे, यार 10 मिनट रह गए, अब मैं कैसे वो जजमेंट उनको, और सर को बताना है, पूरा डिटेल में नॉलेज देनी है. उस केस में वो केस सर्च कर लो, मिल गया, या सर ने आपको प्रिंट आउट ही दे दिया कि आई वॉन्ट यू टू रीड दिस फॉर मी, जैसे मैं आपको बुलाती हूँ. वो इसीलिए बुलाती हूँ क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स 1 मिनट में आपको फाइल दे देंगे, रीड करो इसे और मुझे बताओ, ब्रीफ दो मुझे, गिव मी अ ब्रीफ, राइट. इसीलिए तो तब उस केस में आप क्या कर सकते हैं, नॉट एवरी टाइम, फैक्ट्स पढ़ लिए, हेड नोट्स पढ़ लिए, और उसमें एंड में एक समरी होती है, कभी इट्स इन द बिगिनिंग ऑल्सो, कभी एंड में होती है, या एक ऑर्डर होता है, कई बार उसमें रीज़न होता है लास्ट में, द कोर्ट इज़ हेयर बाय, जो भी ऑर्डर है, द कोर्ट हेयर बाय डिसाइड्स और वट एवर इट इज़, वो समरी होती है, उसको पढ़ लो, ताकि आप एटलीस्ट अपने सीनियर को ब्रीफ देने लायक हो. वो तो पूरा तो वो उन्हें भी पता है आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी, दैट इज़ स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट रीडिंग. इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है. अब कोई और हो जिसको पता ना हो,
जैसे जो बच्चे अब इस क्लास में नहीं बैठे, उनको उनके सीनियर दे दें फाइल, हेड टू टो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 4 दिन लग जाएंगे वो जजमेंट पढ़ने में। सीनियर क्या करेंगे फिर? ऐसे एम्प्लॉयज़ को रखेंगे अपने फर्म में या ऐसे इंटर्न्स को रखेंगे? नहीं, क्योंकि उनका रखने का पर्पस ही ये है कि आप उनकी हेल्प कर सकें। अगर उन्होंने, ठीक है, उनका ड्यूटी है आपको सिखाना, वो आपको सिखा ही रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो कभी भी कोई सीनियर आपको दे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मुझे ये नहीं आता, वो एज्यूम कर रहे हैं आपको आता है। ऑल राइट, सो समरी ऑफ जजमेंट तब यूज होगा आपका, रामबाण। क्लियर? चलो, थैंक यू, वी कंक्लूड फॉर टुडे।